नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें जरा हटके और आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। अब आपको मिलवाते हैं सबसे पहले सतना के उमेश साहनी से। ये बड़ी खामोशी के साथ लगे हैं अपने मिशन में, बगैर किसी प्रचार प्रसार के, और वो भी बीते 40 साल से। ऐसा क्या है उनका मिशन, देखिए। मिलिए उमेश साहनी से। बच्चियों से बतियाते उमेश साहनी आए हैं इन बच्चियों को उनकी स्कूल की ड्रेस देने के लिए। और ड्रेस ही क्यों, चाहे उनकी पढ़ाई की फीस हो या फिर किताबों का खर्चा, सब कुछ साहनी ही उठाते हैं। आज या कल से नहीं, बल्कि 40 सालों से सतना के रहने वाले उमेश साहनी बिजली विभाग में तृतीय श्रेणी के कर्मचारी पद से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी समाज सेवा अब भी जारी है। 40 साल पहले सुनील दत्त की फिल्म ने उन्हें ऐसी प्रेरणा दी कि वो सद्भावना के सिपाही बन गए। लगभग जब मैं एनसीसी में था, वहाँ से एकता और अनुशासन हमने सीखा और लगभग 40 वर्ष हो गए ये काम मैं कर रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट भी रहा हूँ और काम के दौरान भी मतलब मैं टाइम लेके अपना ये काम करता रहा हूँ। और इस सद्भावना सिपाही संस्था जो है, ये इसके संस्थापक एक्टर डायरेक्टर सुनील दत्त जी थे, जिनसे हमको काफी प्रेरणा मिली। बगैर किसी सरकारी मदद के शहर में भटक कर लोगों से चंदा लेकर और अपनी पेंशन की आधी रकम लगाकर आज भी उमेश साहनी अपने मिशन को जारी रखे हुए हैं। उनकी थीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसीलिए अब तक वे कई बेटियों की मदद आर्थिक रूप से कर चुके हैं। और जब ये बेटियां कोई मुकाम हासिल कर लेती हैं तो सबसे ज्यादा खुशी साहनी साहब को ही होती है। एक लड़की से मैंने काम चालू किया था जो कि रिक्शा चालक की लड़की थी। उसको मैंने 4 साल पढ़ाया, वो आज इंजीनियर है। तो दिल में मतलब बड़ी खुशी होती है। आज मैं 450 लड़कियों को जो कि मतलब आत्मनिर्भर नहीं हैं, उन्हें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्हें छाता है, स्वेटर है, शॉल है, इस प्रकार सामान मैं विभिन्न सरकारी स्कूलों में दे रहा हूँ। इधर उमेश साहनी के इस नायाब मिशन की तारीफ क्षेत्र के विधायक भी कर रहे हैं। आज यहाँ आके मानवता क्या चीज है वो देखने को, सीखने को मिली है। और निश्चित ही साहनी जी ने प्रेरित किया मुझे आने के लिए। तो एक तरफ समाज सेवा या एनजीओ संचालन को लोग व्यापार बनाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उमेश साहनी जैसे लोग आज भी बगैर किसी शोर शराबे के पूरी शांति और शिद्दत से अपने मिशन पर लगे हुए हैं। साहनी साहब को न्यूज़ 18 का भी सलाम। शिवेंद्र बघेल, न्यूज़ 18 सतना। एमपी अजब भी है और गजब भी। अब छतरपुर से आई इस खबर को ले लीजिए, जहां अधूरा सपना पूरा करने के लिए दोबारा कराई गई एक शादी, और इसमें शामिल हुआ दूल्हा दुल्हन का 7 महीने का बेटा। अक्सर अपने माता पिता की शादी की एल्बम देखते वक्त बच्चे ये सवाल कर जाते हैं कि आपकी शादी में मैं कहां था, और इस सवाल को टालने के लिए माँ बाप भी अलग अलग जवाब देते हैं। लेकिन इस अनोखी शादी को जरा देखिए, जिसमें शामिल हुआ है दूल्हा दुल्हन का 7 महीने का बेटा। मामला है छतरपुर के नौगांव में कुम्हार टोली का, जहां के रहने वाले पप्पू अहिरवार की 2 बेटियां हैं, लेकिन बेटा एक भी नहीं। सो उन्होंने 24 साल पहले अपने बड़े भाई के बेटे को गोद लिया, और तब से सपना था बेटे की शादी धूमधाम से करेंगे। पर सपने तब अधूरे रह गए जब उनके बेटे ने दिल्ली में आर्य समाज मंदिर में 2 साल पहले शादी कर ली। पप्पू और मालती की हसरत अधूरी रह गई, लेकिन फिर उन्होंने तय किया कि बेटे ने शादी भले ही कर ली, लेकिन अब दोबारा धूमधाम से उसकी शादी करेंगे। लिहाजा इस बार मंडप सजा, बारात निकली, रिश्तेदार जुटे, नाच गाना हुआ और शादी की शहनाइयां बज उठी। खास बात यह कि इस शादी में करण और नेहा का 7 महीने का बेटा भी शामिल हुआ। जिस लड़के ने लव मैरिज किया है, शादी करनी थी लड़के की, मगर उसने लव मैरिज किया है। अब मैं घर पे कर रहा हूँ। दोबारा शादी कर रहे हैं? हाँ, दोबारा से शादी कर रहे हैं। सबको रिश्तेदारों को बुला के दोबारा शादी कर रहे हैं। हमारी मुलाकात के 6 साल पहले हुई थी। हमारी शादी 2 साल पहले हुई है अभी। और आज हमारे 10 तोने लड़के का चौक है, तो उसमें हमारी फैमिली मान चुकी है, तो उसमें हमारी दोबारा से सब कुछ कार्यक्रम एक साथ हो रहा है, सारा हर चीज़ है। आपने पहले शादी कहाँ की थी? हमने पहली शादी दिल्ली में की थी, आर्य समाज मंदिर से, वहाँ से हमारा हुआ था सब कुछ।
क्या लड़की का परिवार था उस समय या अब है क्या? नहीं थे, एक फैमिली में एक मेंबर था उनका और ज्यादा कोई नहीं थे उसमें। इस बेहद ही खास शादी समारोह में नाच गाना जमकर हुआ। शादी में जुटे रिश्तेदारों ने इस मौके पर समाज के लोगों को भी संदेश दिया। पुराने रीति रिवाजों के अनुसार ये शादी का रूप दिया जा रहा है, वरना शादी तो वैसे कानूनी रूप से हो चुकी थी 2 साल पहले, और इसमें कोई दो भाई बात नहीं है। और यह समाज को एक दिशा निर्देश देने वाली बात है कि यह दहेज के प्रति और जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है इसके प्रति भी यह महत्वपूर्ण जो बात है। तो करण और नेहा एक बार फिर से शादी के पवित्र बंधन में बंध गए हैं और घर वाले भी बेहद ही खुश हैं। अब न्यूज 18 की भी यही कामना है कि दोनों का प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहे। सुनील उपाध्याय, न्यूज 18, छतरपुर, मध्य प्रदेश। इधर धार जिले के धामनोद नगर में एक अनोखी शादी देखने को मिली। यहां शादी समारोह में बाना निकालने की परंपरा है। ये परंपरा का ही एक हिस्सा है। पुराने समय में लोग बैलगाड़ी पर बाना निकालते थे। वक्त बदल गया, लग्जरी गाड़ी के साथ बाना निकालने लगे। लेकिन धामनोद नगर के अग्रवाल परिवार ने अपनी बेटी की शादी में अनोखी पहल की और पुराने जमाने की याद को ताजा कर दिया। शादी में अन्य रस्मों के साथ साथ बाना निकाला गया और बैलगाड़ी पर दुल्हन ने नगर भ्रमण किया। दुल्हन भी बैलगाड़ी में नाचती गाती चली। अपने घर में बैठे हितेश श्रीवास कहते हैं कि गरीब पैदा होना गुनाह तो नहीं, पर गरीब मर जाना एक बड़ा गुनाह है। हितेश श्रीवास ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में विकलांग कोटे से टॉप किया। हितेश की आंखों में शुरू से ही लाइलाज बीमारी है। उन्हें सिर्फ 12 सेंटीमीटर तक ही बिना चश्मे के दिखाई देता है। ऐसे में लगातार पढ़ाई कर पहले ही प्रयास में हितेश ने पीएससी की मेरिट सूची में जगह बनाई। हितेश जांजगीर चांपा के छोटे से कस्बे जयजयपुर के रहने वाले हैं। उनके पिता पेशे से नाई हैं, माँ भी मजदूरी करती हैं। घर की माली हालत शुरुआत से ही ठीक नहीं। परिवार में एक घटना के बाद हितेश की माँ भी नहीं रहीं और इसके बाद पिता ने दूसरी शादी की। दूसरी माँ ने भी ये कहा हितेश को कि आप भी यही काम करिए, नाई का काम करिए। लेकिन उसके छोटे भाई ने कुल्फी और गोलगप्पे बेच-बेचकर हितेश की मदद की, पढ़ाई में मदद की और उसका परिणाम सबके सामने है। काफ़ी मदद की। वो होटल में काम किया, उसको पढ़ाई छोड़ना पड़ा उस दौरान, और साथ में उसने कुल्फ़ी बेचकर भी मतलब यहाँ रहने के लिए टिफ़िन और रूम किराए पैसे की पूर्ति की है। बस सर मेरे पिताजी पेशे से न्यायिक कार्य करते हैं। वो गांव में घूम घूम कर केस कर्तन का कार्य करते हैं। इनको देख के ही लग रहा है कि हम भी मेहनत करके इनके जैसे पोस्ट पा सकते हैं। प्रदेश में पहली बार 9 नर्सरियों को 5 स्टार रैंकिंग मिली है। इनमें भोपाल की अहमदपुर नर्सरी भी शामिल है। तो क्या खास है इन नर्सरी में, कैसे ये पर्यावरण बचाव की मिसाल बन गई हैं, देखिए। नौ नर्सरियों को 5 स्टार रैंकिंग, पहली बार वन विभाग ने की पहल। 9 अलग अलग पैमानों पर की गई रैंकिंग। अहमदपुर नर्सरी को मिली 5 स्टार रैंकिंग। अभी तक आपने हॉस्पिटैलिटी संस्थानों और सामानों को 5 स्टार रैंकिंग मिलते देखा सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के वन विभाग ने अनोखी पहल करते हुए पहली बार चुनिंदा नर्सरियों को 5 स्टार रैंकिंग दी है, जिसमें भोपाल की अहमदपुर नर्सरी भी शामिल है, जो देखने में दूसरी सामान्य नर्सरियों की तरह ही दिखती है। लेकिन यहाँ के प्रबंधन की कोशिशों और वैज्ञानिक मैनेजमेंट के चलते ये अब पर्यावरण को बचाने की मिसाल बन गई है। नर्सरी में दर्जन भर से ज्यादा प्रजातियां सहेजी गईं
जो विलुप्त होने के कगार पर थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे हमने संकटापन्न प्रजातियों के पौधे तैयार किए थे। विलुप्त प्रजाति जो हो रही हैं उनके पौधे तैयार किए थे, उनका निवर्तन किया था। पौधों को विधिवत रूप से जैविक खाद का उपयोग किया है, अपना वर्मी कंपोस्ट खाद, जीवामृत का उपयोग समय समय पर करते रहे हैं, जिससे पौधे बढ़िया स्वस्थ रहे। दरअसल वन विभाग की 171 नर्सरियों में से भोपाल समेत इंदौर, जबलपुर, रतलाम और रीवा की 9 नर्सरियों को 5 स्टार रैंकिंग दी गई है। वहीं 48 को 4 स्टार और 86 को 3 स्टार रैंकिंग मिली है। नर्सरी की रैंकिंग 9 अलग अलग पैमानों पर की गई है। पौधों की अलग अलग वेराइटी और क्वालिटी के चलते अहमदपुर नर्सरी में खरीदारों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छा प्लांटिंग करके छोटे छोटे पौधे बना के देते हैं और काफ़ी कम रेट पे। आप बाहर जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा रेट पे 40, 50, 80, 100, 200 में, यहाँ आपको 10, 15, 20 रुपीज़ में आपके बजट में काफ़ी अच्छे प्लांट्स मिल जाते हैं। भोपाल की अहमदपुर नर्सरी न सिर्फ हरियाली बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है, बल्कि विलुप्त होते पौधों की प्रजातियों को भी सहेज रही है, जिससे कि वातावरण को स्वच्छ रखा जा सके। ऐसे वक्त में जब एक एक पौधे की कीमत हो, अगर नर्सरियों को होटलों की तरह 5 स्टार रैंकिंग मिलने लगे तो शायद इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। राजधानी भोपाल के अहमदपुर की ये नर्सरी उन्हीं 5 स्टार नर्सरियों में है जो पौधों को सहेजने का एक बेहतर काम कर रही है। कैमरामैन अजय के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। अगर सोच हटकर हो और लगन हो तो रेगिस्तान में भी फूल खिल जाया करते हैं। ऐसे में फिर बैतूल में रसीली स्ट्रॉबेरी की खेती कौन दूर की कौड़ी थी। किसान नवनीत ने भी यही किया और नतीजा आज सबके सामने है। लाल लाल सुर्ख स्ट्रॉबेरी। आखिर कौन होगा जिसके मुंह में इन्हें देखकर पानी ना आ जाए। और देखिए जरा पूरे खेत में कैसे ये स्ट्रॉबेरीज अपने लाल सुर्ख रंग पर इतरा रही हैं। लेकिन इस सब के पीछे है कुछ हटकर करने की सोच, लगन और सब्र। क्योंकि वैसे तो बैतूल में सोयाबीन, गन्ना, गेहूं जैसी फसलें ली जाती हैं, लेकिन नवनीत वर्मा कुछ अलग चाहते थे और नतीजा हम देख ही रहे हैं। अनाज वाली जैसे गेहूं, सोयाबीन है, इनके बहुत ज़्यादा दाम नहीं बढ़ेंगे या बहुत ज़्यादा इनसे मुनाफा नहीं मिलेगा और इनमें हर 3-4 महीने में क्रॉप निकलने के बाद कल्टीवेशन करना है, खेत बनाना है, ये सारी चीज़ें महंगी पड़ती हैं। तो आप थोड़ी सी जगह में फार्मर कुछ इस टाइप की चीज़ें लगाएं जिससे रेट जिसके काफ़ी महंगी बिके और अच्छा प्रॉफिट हो। नवनीत ने शुरुआत छोटे स्तर पर की। साल 2019 में 300 पौधे प्रयोग के तौर पर लगाए और सफलता ऐसी मिली कि इस बार उनके फार्म हाउस में 2000 पौधे लगे हैं। और तो और मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी ऐसी कि हाथों हाथ फार्म हाउस से ही खरीदार खरीदी कर रहे हैं। ये 2-3 वर्षों से मैंने सोचा है कि अगर हमें कुछ लीक से हटके करना है, जो परंपरागत खेती से हटके करना है, तो उसमें हमें कुछ नए क्रॉप्स पे जाना पड़ेगा। और अपने यहाँ का बैतूल का थोड़ा क्लाइमेट ठंडा है, ठंडा मौसम है, तो उसी हिसाब से मुझे लगा कि यहाँ पे स्ट्रॉबेरी काफ़ी अच्छी हो सकती है। आपको बताएं कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में देश का 85% स्ट्रॉबेरी का उत्पादन होता है और बैतूल की जलवायु भी इससे काफी मिलती है, लिहाजा सफलता तो मिलनी ही थी। अब उद्यानिकी विभाग भी इस सफल प्रयोग को आगे ले जाने पर काम कर चुका है। पिछले वर्ष स्ट्रॉबेरी की लोकल में जो मांग थी उसको देखते हुए इस वर्ष उन्होंने इसका रकबा बढ़ाया है और इस साल भी बहुत अच्छी मांग है उनके स्ट्रॉबेरी की, जो कि उनके खेत से ही 300 रुपए प्रति किलो से स्ट्रॉबेरी बिक रही है। और कृषक श्री नवनीत को देखकर जिले के अन्य किसान भी स्ट्रॉबेरी की खेती की ओर प्रोत्साहित हो रहे हैं। आगे चलकर स्ट्रॉबेरी की खेती का रकबा जिले में बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर नवनीत ने अपने नाम के मुताबिक ही काम भी कर दिखाया और साबित कर दिया कि अगर सही दिशा में सोच के साथ लगन भी हो तो कोई राह मुश्किल नहीं। ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 बैतूल।
बस्तर जिले के बकावंड और बस्तर ब्लॉक में फैले फ्लोराइड से कई परिवार बिखर गए और कई परिवार अब भी बेहद बेहद परेशान हैं। देखिए। छत्तीसगढ़ का खूबसूरत जिला बस्तर, जहां वन संपदा और हरियाली देखते ही बनती है। इस बस्तर को जहां माओवादियों की नजर लगी है, तो वहीं दूसरी ओर 20 सालों से फ्लोराइड नाम के भयानक रोग ने जकड़ रखा है। कई लोग तो इस रोग से काल की गाल में समा भी गए। पानी से बीमार पड़लो, उतरने पढ़ते रहो 10वीं। अच्छा। हाँ 10वीं पढ़ तो के खत्म होलो। चलते फिरते था तो मतलब मैं उसको बताता रहा, मतलब डॉक्टर के पास जाओ ये करो करके बोलता रहा, तो मतलब जाके आया तो कुछ इसको असर कुछ पड़ा ही नहीं किए, तो उस समय से मतलब ऐसी पड़ा है। मैं आके बताता रहा, धीरे धीरे हालत और बिगड़ते गया इसको। उसके बाद मतलब चल फिर उसको बंद होने गया। जगदलपुर शहर से 27 किलोमीटर दूर बस्तर का बाकेला गांव है, जहां हर एक घर के सदस्य को फ्लोराइड ने जकड़ रखा है। किसी के हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं तो किसी की कमर पूरी तरह झुक गई है। सरकार बदली, मंत्री बदले और विधायक भी बदले, लेकिन ना तो पहले की सरकार का कोई मंत्री या विधायक इस गांव में पहुंचा और न ही वर्तमान सरकार के कोई नेता। अब प्रशासन ने बस्तर के 2 गांवों को चिन्हित कर वहां शुद्ध पेयजल देने की योजना तैयार की है। जो फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र है उसके लिए सरफेस वाटर इरिगेशन की स्कीम के प्लान किए जा रहे हैं। ऑलरेडी कोसरटेड़ा डैम से 29 गांव की जो सप्लाई स्कीम है बेसोली तक की, उस स्कीम के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र हम ऑलरेडी सरफेस वाटर पे कवर कर चुके हैं। एक जो बेल्ट है बकावंड ब्लॉक का सतोसा जयबेल, उस क्षेत्र के लिए, तो उस क्षेत्र के लिए कार्य योजना बन चुकी है। बस्तर के लिए यूं तो सरकारें करोड़ों रुपए भेजती हैं जिससे उनका विकास हो सके, लेकिन हर बार चुनाव में एक ही घोषणा हर पार्टी करती है कि आपको शुद्ध पानी देंगे, लेकिन कोई बाद में पूछने तक नहीं आता। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 बस्तर। इधर कोरोना वायरस के असर से रायपुर के बाजार में मंदी छा गई है। चीन से आने वाले खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, असेंबल फर्नीचर, सजावटी सामान का व्यापार करने वाले व्यापारी स्टॉक की कमी से जूझ रहे हैं। वहीं चीन जाने के नाम से ही व्यापारी दहशत में हैं। चीन से फैला कोरोना वायरस दुनिया भर में अपने पैर पसारता जा रहा है। दुनिया में अभी तक इससे करीब 35,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं अब इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। रायपुर की बंजारी रोड मार्केट पूरी तरह चाइनीज सामानों पर निर्भर है। यहाँ चीन से बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, गिफ्ट, खिलौने, एम्बेसडर फर्नीचर और सजावटी सामान मंगाए जाते हैं। यहाँ के ज्यादातर व्यापारी खरीदी के लिए चीन जाते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की दहशत के चलते न व्यापारी चीन की ओर रुख कर रहे हैं और न ही वहाँ से सामान मंगाए जा रहे हैं। चाइना तो ऐसा है कि आज की डेट में हर सेक्टर में है, जैसे ज्वेलरी हो गई, कॉस्मेटिक हो गया, अपना टॉयज़ है, जनरल आइटम सब है। होली का भी नेक्स्ट सीज़न है, उसमें भी चाइनीज़ पिचकारियाँ ही ज़्यादा चलती हैं, तो इसका फिलहाल बंद होने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ गया मार्केट में। अभी कोई भी व्यापारी चाइना नहीं जा रहा है। कोरोना वायरस के कारण डर लग रहा है सभी को कि कहीं अपने साथ में न हो जाए ऐसी घटना, इस कारण कोई भी नहीं जाना चाह रहा है। और रायपुर के मार्केट से काफ़ी प्रभाव पड़ा है, लगभग रेटें वगैरह है जो काफ़ी मतलब महंगी होती जा रही है। बंजारी रोड मार्केट में हर महीने करोड़ों का सामान आता है। इस मार्केट में चीनी सामान की भरमार है। सस्ता चाइना सामान खरीदने प्रदेश भर से व्यापारी यहीं आते हैं, लेकिन इस समय वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। राजधानी के बंजारी रोड में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ का मार्केट सबसे पहले आप देखिए कि सबसे ज़्यादा चाइना पर निर्भर है, और इसलिए भी क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ज़्यादातर आइटम्स होते हैं ये चाइना से मंगाए जाते हैं, खासकर खिलौने, टेडी बियर्स और इसके अलावा जो सजावटी सामान होते हैं घर के वो यहाँ पर मंगाए जाते हैं, फोल्डिंग टेबल्स मंगाए जाते हैं। यानी कि ये पूरा जो मार्केट आप देख रहे हैं, अभी मार्केट जो है वो मंदी के साए में है। यानी कोरोना वायरस का जितना असर चीन में देखा जा रहा है उसका असर मार्केट पर भी पड़ा है और रायपुर का मार्केट सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। चीन से आने वाले सामानों की सप्लाई रुक जाने से व्यापारियों के कारोबार पर असर पड़ा है।
इससे इंडियन मेकर्स को फायदा जरूर होगा, लेकिन मार्केट की डिमांड के मुताबिक फिलहाल सप्लाई करना काफी मुश्किल है। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। और प्रदेश सरकार के लाख दावों के बाद भी कुष्ठ की स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही। नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। आखिर क्यों नहीं कम हो रहे मरीज? देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्रदेश में बीते कुछ सालों के दौरान कुष्ठ रोग के करीब 9000 से अधिक मरीजों की पहचान हुई है। प्रदेश के 8 जिलों के हालात बिगड़े हुए हैं, जहां बहुत तेजी से कुष्ठ रोग फैल रहा है। देश भर के कुष्ठ रोग से पीड़ित 7% मरीज अकेले छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में हैं। बावजूद इसके कुष्ठ रोगियों की समस्याओं की सुध लेने वाला कोई नहीं है। घर के समस्या है, उधरत फूटत है, ओकर समस्या है, कहाँ मिले है? क्या मालूम भाई काबर नहीं देते थे? पानी का सी दिक्कत है, बिजली तो दिया गवर्नमेंट, सरकार भी बना के दिया, लेकिन कोई मतलब नहीं है ना। क्या 128 कमरा है, वो भी जर्जर हो गया। कुष्ठ रोगियों की समस्याओं को दूर करने की बातें तो हो रही हैं, लेकिन जिनके कंधों पर कुष्ठ रोगियों की समस्याओं को दूर करने का जिम्मा है, उनका कहना है कि हमारा विभाग कुष्ठ रोगियों की पहचान करने के लिए तेजी से काम कर रहा है। हमारी समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जो कुष्ठ रोग है या विकलांग लोग के लिए है, हर जिला में जिला हॉस्पिटल के बगल में हम लोग एक कमरे की मांग किए हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के जो अमले हैं वहाँ व्यवस्था हो जाएगी। हमारे समाज कल्याण का एक अधिकारी परमानेंट वहाँ बैठेंगे और ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे और उनको अच्छा स्वास्थ्य मुहैया कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब राजधानी रायपुर के कुष्ठ रोगियों का हाल बदहाल है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुदूर इलाकों में कुष्ठ रोगियों का क्या हाल होगा। सुरेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 रायपुर। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। छत्तीसगढ़ में हर साल अरबों रुपए की सब्जी उगाई जाती है, लेकिन फिर भी सब्जियों के रखरखाव के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। किसान सब्जियों का बम्पर उत्पादन करते हैं, या तो वो सब्जियां फेंकने के लिए मजबूर हो जाते हैं, या फिर ये सब्जियां बाजार तक नहीं पहुंच पाती, खेत में ही सड़ जाती हैं। एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में साल भर सब्जियों का उत्पादन होता है। खासतौर पर ठंड के मौसम में प्रदेश भर में बम्पर सब्जियों का उत्पादन होता है, लेकिन खराब मौसम के चलते किसानों को अपनी सब्जियां औने पौने दाम में निकालनी पड़ती हैं। राज्य का अपना कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है। भाग्य की बात यह है कि अभी छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पे सब्जियां तो बहुत अच्छे से हो रही है, लेकिन सब्जियों के प्रोसेसिंग का प्लांट नहीं है। किसानों की जो समस्या है, उस समस्या का एकमात्र निराकरण ये है कि प्रोसेसिंग प्लांट डालना चाहिए सब्जियों का। और आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो आज भी जशपुर क्षेत्र जो टमाटर के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, वहां आज भी कोई प्लांट नहीं डाला है। इस समय जो मौसम खराब हुआ है, उसका सबसे ज्यादा असर सब्जियों पर ही पड़ा है। किसानों को आनन फानन में टमाटर से लेकर अन्य सब्जियां औने पौने दाम में थोक मंडियों तक पहुंचाने की मजबूरी हो गई है। वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ में सामान्य स्थिति में लगभग 35% सब्जियां खराब हो जाती हैं प्रॉपर भंडारण के अभाव में। नहीं, सरकार की तरफ से भी इसमें योजना बना है और क्रियान्वयन हो रहा है। जल्दी फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट्स हैं वो सभी क्षेत्रों में लगाने के लिए सरकार की तरफ से प्रक्रियाधीन है, और कंप्लीट हो जाएगा तो किसानों को सहूलियत मिलेगी। सरकार को इस दिशा में गंभीरता से काम लेने की जरूरत है। इस दिशा में उठाया गया एक मजबूत कदम इस राज्य की न केवल देश दुनिया में अलग पहचान बनाएगा, बल्कि राज्य की आर्थिक रीढ़ भी मजबूत करेगा। ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 रायपुर। और खबरें जरा हटके में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।